Hello everyone, good morning. Today we are going to start chapter 8, class 10. How do organisms reproduce? मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को इस चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आपके बुक से रीडिंग कर दूंगा इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन कर दूंगा हिंदी में। देखिए यहाँ कह रहा है कि बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस? ऑर्गेनिज्म्स क्यों रिप्रोड्यूस करता है ये पहले जानना है। ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना है कि ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस क्यों करता है। तो आप लोग चैप्टर नंबर 6 में देखा लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में कि लाइफ प्रोसेस जो है हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को एलाइव रहने के लिए। बहुत सारा लाइफ प्रोसेसेस है, हम लोगों ने देख लिया पिछले चैप्टर में। न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन भी देखा हम लोगों ने। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो करते हैं ओल्ड और कुछ समय के बाद मर जाते हैं। इनफैक्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कुछ समय तक के लिए ही रहता है, लिमिटेड समय तक के लिए, और फिर वो मर जाता है। तो इसलिए कि जीवन इस दुनिया में चलता रहे, इस जमीन पर चलता रहे, इस यूनिवर्स में लाइफ का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहे, इस अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू रहे, इसके लिए क्या जरूरी है कि रिप्रोडक्शन का होना। तो समझ में आ गई बात आपको कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? तो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करता है ताकि वो अपने जैसा स्पीसीज को प्रोड्यूस कर सके, ताकि उसका जनरेशन चलता रहे, ताकि लाइफ का कंटिन्यूटी इस अर्थ पे होता रहे। रिप्रोडक्शन से क्या होता है? नए ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है, सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वाले जैसे कि उसके पेरेंट्स होते हैं। और इस तरह से क्या होता है, उस स्पीसीज का कंटिन्यूटी रहता है अर्थ पर। एक बात यहां से हम लोग ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है जिंदा रहने के लिए उस इंडिविजुअल का, लेकिन उस इंडिविजुअल के स्पीसीज का जिंदा रहने के लिए, उस इंडिविजुअल के स्पीसीज का फर्दर जनरेशन कंटिन्यू रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। देखिए यहां मैं पढ़ता हूं, आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ ए इंडिविजुअल organism, unlike the essential life process such as nutrition, respiration or excretion। बात समझिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन नहीं करेगा वो मर जाएगा, रेस्पिरेशन नहीं करेगा मर जाएगा, एक्सक्रीशन नहीं करेगा, वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी से नहीं निकालेगा मर जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, हाँ, लेकिन उसका आगे का जनरेशन खत्म हो जाएगा। मान लीजिए टाइगर है, एक टाइगर है और वो अपना रिप्रोडक्शन नहीं करता है, कुछ दिन के बाद वो बूढ़ा हो जाता है, वो मर जाता है, तो क्या होगा, उस टाइगर का वो खत्म हो गया। अब उसका आगे जनरेशन नहीं है। लोग टाइगर के बारे में सोचते रह जाएंगे, देखेंगे नहीं देख, हमारा आगे वाला जनरेशन नहीं देख पाया। जैसा कि अभी केस हम लोग डायनासोर्स के बारे में देख रहे हैं, अभी हम लोग सुनते हैं कि ऐसा था लेकिन देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसका जनरेशन खत्म हो गया। तो ये बात समझ लीजिए कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता है कोई ऑर्गेनिज्म तो वो ऑर्गेनिज्म तो जीवित रह लेगा लेकिन उसके आगे का जनरेशन एंड हो जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे, लेकिन उसका जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, ए लॉट ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंड इन द प्रोसेस।
So why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? तो इसका भी मैंने क्लियर जवाब आपको दे दिया एक्सप्लेनेशन में भी, कि वो इतना एनर्जी इसलिए स्पेंड कर रहा है रिप्रोडक्शन करने के लिए ताकि उसका फ्यूचर जनरेशन कंटिन्यू रहे। ठीक है, आगे इस पैराग्राफ में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। Whatever is the answer to the question, it is obvious that we notice organism because they reproduce. देखिए यहाँ क्लियर हो गया ना, रिप्रोड्यूस वो कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म, तभी उस एनिमल को हम देख पा रहे हैं। हम टाइगर को, लायन को, जिराफ को, या कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम अभी देख पा रहे हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस किया था, उसके माँ बाप थे, वो रिप्रोड्यूस किए, उसके बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा को आज हम देख रहे हैं। हम ह्यूमन बींग्स में भी इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि अगर हम लोगों के माँ बाप रिप्रोडक्शन नहीं करते तो क्या होता, आज हम लोग नजर नहीं आते। If there were only one non-reproducing member of a particular crowd, it is doubtful that we would have noticed its existence. क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक है, इकलौता है, मान लीजिए मेल है, फीमेल नहीं है, फीमेल है, मेल है, या वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसका क्या करेंगे, कुछ दिन के बाद हम जनरेशन को नोटिस नहीं कर पाएंगे। इट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस। क्या बोल रहा है, इट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस। क्या है कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि सेम स्पीसीज को बिलोंग कर रहा है, जैसे कि हम लोग कैट का ही ले लेते हैं, बहुत सारा कैट को देख रहे हैं, उसका सिंगल स्पीसीज का है, इसीलिए हम कैट्स को देख पा रहे हैं। यहां हम लोग जो क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, कैसे हम लोग जानते हैं कि ये अलग अलग इंडिविजुअल सेम स्पीसीज का है, इस सब के बारे में आगे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। सिर्फ यहाँ पे एक शॉर्ट में दिया है कि वो हम लोग इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बहुत मिलता जुलता है। जैसे हम ह्यूमन बींग सेम स्पीसीज के होमो सैपियंस, कैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से बहुत सारे सिमिलर है। Reproducing organism create new individuals that look very much like themselves. जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है रिप्रोडक्शन के कारण, वो क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ही सिमिलर है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपीज बनाता है? तो एग्जैक्ट कॉपी बनाना, इस सबको डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है कैसे हम कहेंगे कि वो सिमिलर है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करता है, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के जवाब को। तो ऑर्गेनिज्म जो है सिमिलर लगता है क्योंकि उसका बॉडी डिजाइन सिमिलर है। अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो इसका मतलब जो ब्लूप्रिंट है इस ऑर्गेनिजम्स का वो भी सिमिलर है। तो रिप्रोडक्शन एट द मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन। तो आखिर ब्लूप्रिंट मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ ब्लूप्रिंट का मतलब हो गया वो चीज जो कि इसके इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि क्रोमोसोम्स ही जो है क्या करता है, जो कि पेरेंट्स से सारे इंफॉर्मेशन को अपने यंग तक पहुंचाता है, फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाता है, यंग वंस तक अपने ऑफस्प्रिंग्स को पहुंचाता है। तो रिप्रोडक्शन जो है मोस्ट कॉमन बेसिक लेवल है जो कि इन्वॉल्व करता है ब्लूप्रिंट बनाने का काम। और हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। देखिए आप इस तरह से समझिए, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस होता है, एक सेल होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है। और आप ये भी पढ़ सके हैं सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और ईकैरियोटिक सेल।
तो प्रोकैरियोटिक हो गया जिसमें कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और ईकैरियोटिक मतलब जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। तो हम लोग बात करेंगे ईकैरियोटिक सेल के बारे में। तो ईकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है, और क्रोमोसोम्स में जो होते हैं हम लोगों के डीएनए या आरएनए जो भी है, उसी पर क्या होता है, जीन्स होता है, और वो जीन्स जो है वही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के लिए। बहुत सारा जीन्स है, और हर जीन जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां से इस पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन ये बनता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए इन द न्यूक्लियस, इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। और जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा ऑर्गेनिज्म होगा। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। अगर इंफॉर्मेशन को बदल दिया गया प्रोटीन बदल जाएगा, और जब प्रोटीन बदल जाएगा तो डिफरेंट तरह का ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, बॉडी डिजाइन बदल जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, बेसिक इवेंट है, वो क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी है। तो डीएनए का कॉपी बनना इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल यह उठता है कि डीएनए का कॉपी कैसे बनता है। तो आइए इस फिगर में समझते हैं हम लोग। देखिए यहां पर क्या दिखा रहा है कि एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। जब डीएनए का कॉपिंग हो रहा होता है, इसका मतलब होता है कि डीएनए का फोटोस्टेट टाइप का आप कह सकते हैं, है ना, जेरोक्स कॉपी कैसे, उस तरह का दूसरा डीएनए बनेगा। और यही डीएनए जो है क्या करता है, अलग अलग फैल जाता है, और उसके साथ न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। वो क्या होता है, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, और ईच न्यूक्लियस में एक डीएनए चला जाता है। ओरिजिनल वाला रह गया एक तरफ, और जो दूसरा बना था वो शिफ्ट कर गया दूसरे तरफ, और फिर दोनों डीएनए अपने न्यूक्लियस को लेकर के देखिए कैसे इस तरह से सेल डिवाइड कर जाता है और दो टोटल सेल्स में बदल जाता है। तो सेल क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन यूज करता है डीएनए का कॉपी बनाने में। This creates two copies of the DNA in reproducing cells and they will need to be separated from each other. और ये जरूरत है कि जैसे वो डीएनए का दो कॉपी बना, दोनों को सेपरेट करना है। लेकिन वन कॉपी ऑफ द डीएनए जो ओरिजिनल सेल में रह जाता है, और दूसरा वाला सिंपली पुश्ड हो जाता है दूसरी तरफ। लेकिन सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन होकर के, डीएनए का डुप्लीकेट बन के, डीएनए का कॉपी बन करके एक तरफ पुश हो जाना, दूसरी तरफ ओरिजिनल का रह जाना, और फिर सेल का डिवीजन हो जाना से काम नहीं चलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्यों। क्योंकि बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस। इसलिए जो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कॉपी जो पुश्ड आउट हुआ है, दूसरी तरफ जो बना है, वो जो है इतना कैपेबल नहीं है कि वो लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन कर सके, क्योंकि उसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब उस सेल के अंदर और भी जो पार्ट्स हैं, सेल चैप्टर में आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि जो भी हम उसके अंदर सेल का जो पार्ट है ना, जैसे कि आप मेम्ब्रेन कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म कर सकते हैं, है ना, वेरियस पार्ट्स जो है वो सब राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या आप कहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम, और भी हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स पढ़ चुका है क्लास 9 में। वो सबका भी फॉर्मेशन होना जरूरी है।
इसलिए क्या होता है, डीएनए कॉपिंग के साथ साथ क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर एपरेटसेस होता है। ये सारा जो मैंने नाम बताया अभी पहले, वो सारे का भी फॉर्मेशन होता है, वो सब भी डीएनए कॉपिंग के साथ ये सब का क्रिएशन हो जाता है। और तब डीएनए कॉपी सेपरेट हो जाता है, ईच ऑफ देम विद देयर ओन सेलुलर एपरेटस। और वो क्या करता है, अपने सारे एपरेटस को, यानी अपने सारे इंटरनल ये ऑर्गेनेलीज को लेकर के अलग हो जाता है। और इस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। These two cells are of course similar, but they are likely to be absolutely identical. देखिए बहुत बारीकी से यहां लिखा, but they are likely to be absolutely identical. ये दोनों सेल जो है सिमिलर तो है, ऑफ कोर्स सिमिलर है, लेकिन दे आर लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। हो सकता है कि ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। यहां तक कि आप दो ट्विंस को भी देखिएगा तो कभी वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। अब आगे लिखा कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि क्या आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, क्या वो एग्जैक्टली एक दूसरे के आइडेंटिकल होगा, तो इसका आंसर लिखता है कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑकर। यानी कि जो रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व है, जिस रिएक्शन के कारण डीएनए का कॉपिंग हुआ था, वो रिएक्शन कितना परफेक्टली कैरी आउट हुआ है। लेकिन एक बात आप ये भी जान लीजिए कि ऐसा कोई भी बायोकेमिकल नहीं है जो कि कोई भी ऐसा बायोकेमिकल नहीं है जो कि एग्जैक्टली 100% एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी बायोकेमिकल नहीं है जो कि एग्जैक्टली सेम कॉपी बनाएगा, इसलिए वेरिएशन तो होना ही होना है। It is only expected that the process of the copying will have the some variations each time. और हर बार ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब भी डीएनए का कॉपिंग होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ वेरिएशन होना है। As a result, the DNA copy generated will be similar but may not be identical to the original. इसलिए कहा गया कि डीएनए कॉपी जो जनरेट होगा वो सिमिलर होगा, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा, 100% सेम नहीं होगा। Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with. और कभी कभी तो ऐसा होता है डीएनए कॉपिंग के समय कि नया डीएनए कॉपी जो बना है उसके अंदर ऐसा ड्रास्टिक भयानक चेंज आ गया है कि वो जो है वर्क कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना, वो वर्क नहीं कर पा रहा है वैसे सेलुलर एपरेटस में जो कि इनहेरिट किया गया है पेरेंट्स में से, और उस तरह के न्यू बॉर्न बेबी जो है मर जाते हैं। On the other hand, there would be still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. और दूसरी बात क्या बताया गया है, दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि देयर वुड स्टिल बी मेनी अदर वेरिएशंस, और भी बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है डीएनए कॉपीज में जो कि लीड नहीं करेगा ऐसे ड्रास्टिक आउटकम्स का। इस तरह से द सर्वाइविंग सेल्स जो होंगे वो सिमिलर तो होंगे लेकिन सबटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, श्योरली एक दूसरे से अलग होगा। This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution. और इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि वेरिएशन होने के कारण कई जनरेशन के बाद एवोल्यूशन हो जाता है। एवोल्यूशन के बारे में हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है, वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और जो भी चीज मैं समझाया हूं अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए और पूरा समझने का कोशिश कीजिए। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।